नमस्कार विद्यार्थियों, जैसे कि आपको पता है अपनी 11वीं की जो ज्योग्राफी है उसके टॉपिक पढ़ रहे थे अपन। लास्ट क्लास में टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवाए थे मैंने, थोड़े ही हुए थे, बाकी रहे वो बहुत जल्द इन क्लास वाइज के बाद में अपन कर देंगे, आप विश्वास रखें। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर मैंने कहीं से ऑनलाइन कोर्स लिया रिकॉर्डेड और वो कोर्स पूरा नहीं है, बहुत अधिक लेंथी है ना। मैं आपको विद्यार्थियों बता दूं, आज के इस माहौल में बाजार हैवी है विद्यार्थियों के ऊपर। आपको मैं पहली क्लास में बोला था कि भूगोल विषय से संबंधित जितना है और लैब असिस्टेंट के अंदर है वो ये बहुत है। पूरे विश्वास के साथ में आप पढ़े, जितना मैंने आपको पहली क्लास में बोला था 4 बुक ले आए आप थोड़ी की, उन 4 बुक के साथ में यहाँ जो कंटेंट अपन पढ़ रहे हैं वो आप उसका मेल मिलाप करें, साथ साथ में चलते रहे, चाहे नोट बनाए चाहे आप बुक्स के अंदर ही आप उसको अंडरलाइन करते रहे, बहुत अच्छे तरीके से आपका भूगोल तैयार हो जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। अब मार्केट में बहुत सारे पेड कोर्स चल रहे हैं, आपने देखे होंगे 1000 रुपये से लगा के 3-3 हजार रुपये तक पेड कोर्स चल रहे हैं और उसमें उलझ जाओगे। क्लासेज बहुत अधिक दे रखे, बहुत अधिक कंटेंट दे रखा, जितना आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है ना। लैब असिस्टेंट के हिसाब से जितना मैं करवा रहा हूँ वो बहुत है, तो आप आराम से बुक ले आए 4 और कुछ ना करें और डेली क्लास में जुड़े रहे, है ना। और मैं फिर कहता हूँ हर उस स्टूडेंट तक अपनी ये क्लासेज पहुंचाए, उनसे सब्सक्राइब करवाएं, इतना दायित्व आपका बनता है। मैं आपके लिए जब पूरा कोर्स फ्री में करवा रहा हूँ तो इतना तो आप कर ही सकते हो, है ना। मुझे विश्वास है आपने ये काम किया भी होगा, और भी कोई बाकी है तो वहां तक पहुंचाए। और आराम से अपन सरलीकरण से पढ़ रहे हैं, बहुत आसानी से पढ़ रहे हैं। अभी टाइम है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अपने पास में 3 महीने हैं। उम्मीद है समय से लगभग 1 महीने पहले ये कोर्स, एग्जाम से आपके 1 महीने पहले कोर्स मैं ये करवा दूंगा, ठीक है। तो आज अपन एक छोटा सा टॉपिक है लेके आए हैं, सेल, चट्टान, उस पर बात करते हैं। एमसीक्यू का फिर मैं आपको बता दूं, हर 5 क्लास के बाद में जो टॉपिक जितने होंगे उसके एमसीक्यू मैं आपको करा दूंगा टॉपिक वाइज, है ना। इस बार 20 क्वेश्चन ही थे, अगली बार कोशिश करूंगा लगभग जितने टॉपिक पढ़े वो सारे कवर हो, ठीक है। तो चले आज आए, आज अपनी क्लास है सेल है, चट्टान। और चट्टान के दे रखे हैं प्रकार, है ना, तो उस पर अपन बात करते हैं। टॉपिक है चट्टान। चट्टान से बात करने से पहले देखिए थोड़ा सा इसके लिए समझे। अपन ने पढ़ा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना में ऊपर पढ़ा था क्रस्ट, है ना, ऊपर पट्टी। फिर पढ़ा था मेंटल, मेंटल का ऊपरी भाग अपन ने पढ़ा था अर्ध तरल अवस्था में है, जिसे अपन ने मैग्मा चेंबर बोला था। क्या बोला था? मैग्मा चेंबर। होता क्या है, इस मैग्मा चेंबर से जो ज्वालामुखी बाहर आती है क्रस्ट को तोड़ के, तो लावा बाहर आके फैलता है, बाहर आके लावा फैलता है। और आंतरिक भाग में भी तो मैग्मा फैलता है ना, इस भाग में तो मैग्मा फैलता है, क्रस्ट में मैग्मा आंतरिक भाग में भी फैलता है। और जो ही मैग्मा बाहर आता है लावा कहलाता है, तो लावा बाहर आके फैलता है ना। तो ऐसा तो है नहीं पूरा लावा प्रेशर से बाहर आ जाता है मैग्मा, तो जो ही ज्वालामुखी विस्फोट होती है तो लावा बाहर आके फैलता है, कुछ लावा क्रस्ट के अंदर भी फैलता है। तो जिस जगह पे लावा फैलता है उस जगह पे लावे के जमने से काफी वर्षों बाद क्या होता है कि चट्टान बन जाती है। लावे के जमने से जो चट्टान बनती है उस चट्टान को बोला जाता है प्राथमिक चट्टान। कौन सी चट्टान? प्राथमिक चट्टान। और यह अग्नि की तरह होती है, इसलिए इसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से बना शब्द है, इसलिए इसका इग्निस का अर्थ होता है आग्नेय, अग्नि। तो ये जो प्राथमिक चट्टान है लावा के जमने से, इस प्राथमिक चट्टान को आग्नेय चट्टान बोलते हैं। पहली बात, आग्नेय चट्टान का निर्माण किससे हुआ? लावा से। अब क्या होता है, इस चट्टान पर अनाच्छादन की क्रियाएं होती है। क्या होता है? अनाच्छादन की क्रियाएं होती है, डेनुडेशन प्रोसेस। जिसमें क्या आता है? जिसमें आता है अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण, ये सारी क्रियाएं होती है इस पे। तो जो ही आग्नेय चट्टान पे अनाच्छादन की क्रियाएं होती है तब क्या होता है, चट्टानों का तोड़फोड़ होगा, या चट्टानें कहीं जाके दूसरी जगह जाके जमेगी, या उसका लेयर उतरेगी, अलग लेयर बनेगी। इस चट्टानों के ऊपर ताप, दाब
है ना, वर्षा लगातार होने से क्या होता है, इसमें परिवर्तन होता है। परिवर्तन होकर जो दूसरा रूप बनता है उसे अपन कहेंगे अवसादी चट्टान। दूसरा रूप बनता है उसे कौन सी चट्टान कहेंगे, अवसादी चट्टान। अवसादी लैटिन भाषा के सेडिमेंटम से बना हुआ शब्द है, सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंटम का अर्थ होता है नीचे बैठना या जमना। तो अवसाद है वो आग्नेय का परिवर्तित रूप है। ताप, दाब, है ना, वर्षा जल, इन सब से, आंतरिक प्रेशर से, तो इन सब से क्या होता है, कुछ जीव जंतु भी इसमें सपोर्ट करते हैं, तो इन सब से क्या होता है, अवसादी चट्टान बनती है। अब और अधिक इस पर और इस पर लगातार ताप, दाब, प्रेशर, जीव जंतु क्रियाएं होती रहती है, तो इनमें और रूप परिवर्तन होता है, आग्नेय का भी और अवसादी का भी। और रूप परिवर्तन होने के बाद जो तीसरी चट्टान बनती है उसे अपन कहते हैं रूपांतर चट्टान, है ना, मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक है वो ग्रीक भाषा से बना हुआ शब्द है जिसका अर्थ होता है रूप में परिवर्तन होना। तो ध्यान देना, ये इग्निस और सेडिमेंटम ये दोनों तो लैटिन भाषा के बने हुए शब्द है, और ये जो रूपांतरण चट्टान है या इसे ही बोला जाता है कायांतरित चट्टान, कायांतरण चट्टान, है ना। तो ये रूपांतरण या कायांतरण चट्टान है, ये ग्रीक भाषा के मेटामॉर्फिक शब्द है, वो ग्रीक भाषा से बना हुआ शब्द है जिसका अर्थ है रूप में परिवर्तन। अब इस पे फिर और ताप, दाब का प्रेशर लगता है और फिर परिवर्तन होता है, तो पुनः कायांतरण बन जाता है। फिर क्या हो जाता है, पुनः कायांतरण। तो देखें, लावा के जमने से, ताप, दाब, वर्षा जल के बाद में जो पहला लावा बाहर आके जमा उसे बोल दिया आग्नेय चट्टान। लावा क्रस्ट में के अंदर भी जमता है, बाहर भी आके जमता है। आगे बढ़ेंगे अपने इसके क्लासिफिकेशन करेंगे वापस इसका। तो पहली बार जो जमा उसे बोल दिया आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान का फिर परिवर्तन हुआ, ताप, दाब, वर्षा, मानवीय क्रिया, जीव जंतु क्रियाओं से, तो उसे बोल दिया दूसरे नंबर की चट्टान बनी अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान और आग्नेय चट्टान पे लगातार फिर ताप, दाब, प्रेशर, मानवीय क्रिया, जीव जंतु क्रिया लगातार होती रहती है, फिर इसमें परिवर्तन आता है, तो तीसरे नंबर की चट्टान बनी कायांतरित चट्टान। अब ये अवसादी और कायांतरण क्या है, गौण चट्टान है, और ये क्या है, आग्नेय चट्टान मुख्य प्रमुख चट्टान है, ठीक है, प्राथमिक चट्टान है। इनका कायांतरण का फिर रूप परिवर्तन होकर बनता है पुनः कायांतरित। तो ये इस तरह से तीन प्रकार की चट्टानें बनी। पहली कौन सी, आग्नेय चट्टान, दूसरी कौन सी, अवसादी चट्टान, तीसरी कौन सी, कायांतरित चट्टान। बहुत सिंपल प्रोसेस में ये समझे आप, लावा के बाहर आने से, लावा के आंतरिक भाग में जमने से आग्नेय चट्टान बनी। आग्नेय चट्टान के ऊपर ताप, दाब, जीव जंतु क्रियाएं या प्राकृतिक क्रियाएं, अंतर्जात बल, बहिर्जात बल, बहुत सारे विभिन्न अनाच्छादन की क्रियाओं से, अपक्षय, अपरदन, निक्षेपण, इन क्रियाओं के फलस्वरूप इसमें रूप परिवर्तन हुआ, नीचे जाके और जमी, चट्टान बनी अवसादी। फिर अधिक अपक्षय, अपरदन, निक्षेपण, है ना, ताप, दाब, प्रेशर, इन सभी कारकों से इनमें भी वापस रूप परिवर्तन हुआ, चट्टान बनी कायांतरण। और फिर वापस कायांतरण का भी रूप परिवर्तन हुआ, चट्टान बनी पुनः कायांतरण। तो मुख्य तीन प्रकार की चट्टान है, मुख्य एक ही है, ये गौण है, पर टोटल प्रकार में जाओगे तो आप तीन प्रकार के हो जाएंगे, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक बात आपके समझ में आई होगी। तीन चीजें बताई है, प्रोसेस क्या है, पहली आग्नेय, है ना, दूसरी अवसादी, तीसरी कायांतरण। अब इसको एक एक को अपन देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दे रखी है ये सेलों के प्रकार एवं इसकी विशेषताएं, सेलों के प्रकार एवं इसकी विशेषताएं। थोड़ा सा आपको आसानी से देखिएगा, बड़ा कर देता हूं, सेलों के प्रकार और इसकी विशेषताएं देखें। सबसे पहले वे समस्त पदार्थ जिनसे भूप्रपट्टी का निर्माण हुआ है, चाहे वे कठोर हो या मुलायम, सेल कहलाते हैं। भूप्रपट्टी क्या है, आपने पढ़ा क्रस्ट का जिससे निर्माण हुआ है, चाहे वो कठोर हो चाहे वो कोमल है, उन सभी को क्या बोलेंगे, सेल। निर्माण पद्धति के आधार पर सेल तीन प्रकार के समूहों में विभाजित है। नंबर 1 आग्नेय सेल, नंबर 2 अवसादी सेल और नंबर 3 कायांतरित सेल। तीनों पे थोड़ी थोड़ी परिभाषित रूप से, प्रक्रिया के रूप से अपन ने बात की है। तो पहली है आग्नेय सेल, दूसरी है अवसादी सेल, तीसरी है कायांतरित सेल। आग्नेय के रूप परिवर्तन से ही अवसादी बनी, आग्नेय के और अधिक आग्नेय के ऊपर अनाच्छादन की प्रक्रिया से अवसादी बनी, और फिर आग्नेय और अवसादी दोनों के रूप परिवर्तन से बनी कायांतरण। दोनों के रूप परिवर्तन से कौन सी बनी, कायांतरण। तो तीन प्रकार हो गए चट्टान के। फिर लिखा हुआ है पृथ्वी के निर्माण होने के समय तप्त तरल मेग्मा लावा के ठंडा होकर जमने से निर्मित सेल को क्या कहा गया, आग्नेय सेल। पहले कौन सी सेल है, आग्नेय सेल।
आग्नेय सेल का निर्माण मैग्मा और लावा के ठंडा होकर जमने से निर्मित सेल को आग्नेय सेल कहा गया। मैग्मा का अर्थ है भूगर्भ के अंदर और लावा का अर्थ है भूगर्भ के बाहर धरातल पर। इनके लावा या मैग्मा के जमने से, ठंडे होकर जमने से निर्मित सेल को कौन सी सेल बोल दिया? आग्नेय सेल। ये सेल मैग्मा तथा लावा से बनती है। ठीक है, विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका प्रश्न इन विशेषताओं से ही आने वाला है। ठीक है, तो आप विशेषताओं को बहुत अच्छी तरह से तैयार करें। फिर इनमें परतों का अभाव पाया जाता है ना, मैग्मा और लावा से बनती है। फिर ये लाइन आ गई, इन सेलों को प्राथमिक सेल भी कहा जाता है क्योंकि ये सबसे पहले बनती है। मैंने भी अभी बताया, लावा के जमने से सबसे पहली चट्टान बनती है, उसे प्राथमिक सेल कहा जाता है। ठीक है, दूसरी बात, इन परतों में, इन चट्टानों में परतों का अभाव पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप विशेषताओं में इसको इंपॉर्टेंट लगा देना, स्टार लगा देना। इन परतों में, इन चट्टानों में परतों का अभाव पाया जाता है, लेयर नहीं होती है ना, डायरेक्ट जमाव ही होता है। फिर ये अरंध्री होती है, अर्थात इन चट्टानों में छिद्र नहीं होते, रंध्र नहीं होते। रंध्र का अर्थ छिद्र, परतें भी नहीं पाई जाती है, लेयर भी नहीं होती है और छिद्र भी नहीं पाए जाते हैं। तीसरी विशेषता है, ये सेलें रवेदार होती है, रखेदार नहीं, रवेदार। ये सेलें कैसी होती है? रवेदार होती है, अर्थात आप इसको कह सकते हो क्रिस्टल पाए जाते हैं इसमें, है ना, क्रिस्टल पाए जाते हैं। इस तरह से मान लो क्रिस्टल की संरचना देखें तो इस तरह की संरचना, इनमें क्रिस्टल पाए जाते हैं इन चट्टानों में। नेक्स्ट, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा देना। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। इनकी प्रकृति अत्यधिक कठोर होती है, अर्थात आग्नेय चट्टान कठोर होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात है, इस चट्टान पर भौतिक अपक्षय का प्रभाव अधिक होता है। कठोर होती है तो भौतिक अपक्षय इस पे अधिक होता है, रासायनिक अपक्षय इस पे नगण्य होता है। इन सेलों में धात्विक खनिज अधिक मिलते हैं। कौन से खनिज अधिक मिलते हैं? धात्विक खनिज। फिर यदि मैग्मा लावा धीरे धीरे गहराई तक ठंडा होता है तो इस आग्नेय चट्टान के कण बड़े बड़े बनते हैं। मैग्मा या लावा, धरातल के अंदर है तो मैग्मा, बाहर है तो लावा। अगर ये धीरे धीरे ठंडा होगा तो आग्नेय चट्टान में बड़े बड़े कण बढ़ेंगे। ठीक है, और बहुत तेजी से ठंडा हो जाएगा तो छोटे छोटे कण बढ़ेंगे। कणों के आधार पर भी इनको बांटा गया, हालांकि वो इतना बहुत अधिक गहरा हो जाएगा, आपके काम का नहीं है ना। फेनेटिक, अफेनेटिक, ग्लासी और फ्रेगमेंटल, ये चार प्रकार है कणों के आधार पर आग्नेय के। तो अगर धीरे धीरे गहराई पर ठंडा हो रहा है तो ये आपके क्या हो जाएगा? बड़े बड़े कण बढ़ेंगे। लेकिन यदि बहुत तीव्र गति से ठंडा हो रहा है तो छोटे छोटे कण बढ़ेंगे, है ना। यदि सतह पर आकस्मिक शीतलता के कारण विद्यमान तो कण इसके छोटे छोटे चिकने कण बनते हैं, तुरंत ही अगर ठंडा हो जाए तो। फिर लिखा हुआ इसके उदाहरण, ग्रेनाइट, गेब्रो, पेग्मेटाइट, बेसाल्ट, ब्रेसिया, टफ, इसके उदाहरण। ठीक है, उदाहरण को आप अच्छी तरह से याद कर लेना। एक बार फिर देखें, आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान जो इग्निस रॉक है, ये लैटिन भाषा के इग्निस से शब्द बना है जिसका अर्थ है अग्नि। ठीक है, इसमें विशेषताएं आप देखें, प्राथमिक सेल कहते हैं, इसमें लेयर नहीं पाई जाती, परतें नहीं पाई जाती है, इसमें रंध्र नहीं होते हैं, छिद्र नहीं होते हैं, ये सेलें रवेदार होती है, क्रिस्टल पाए जाते हैं, ये रवेदार इस रूप में। फिर इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। फॉसिल्स क्या होते हैं? जीव जंतुओं के अवशेष। जीव जंतुओं के अवशेष इन चट्टानों में नहीं पाए जाते क्योंकि ये परतदार नहीं होती है। फिर भौतिक अपक्षय का प्रभाव बहुत अधिक होता है क्योंकि ये बहुत अधिक कठोर होती है। ठीक है, फिर इनकी प्रकृति कठोर होती है, भौतिक अपक्षय अधिक होता है। इन सेलों में धात्विक खनिज मिलते हैं, इन सेलों में धात्विक खनिज मिलते हैं, जैविक खनिज नहीं मिलते हैं, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होता है तो बड़े कण बढ़ेंगे और तुरंत शीघ्र रूप से ठंडा हो जाए तो, आकस्मिक ठंडा हो जाए तो कण छोटे छोटे बढ़ेंगे। कणों के आधार पर भी आग्नेय सेल को 4 भागों में बांटा गया है ना। तो इतना कह रहा था नहीं कि आपको आवश्यकता है नहीं, आप तो केवल विशेषता ध्यान रखना। फिर ग्रेनाइट, गेब्रो, पेग्मेटाइट, बेसाल्ट, ब्रेसिया और टफ इसके उदाहरण है। ठीक है, आराम से आप इसको अच्छे से नोट कर लेना। औषधि सेल, सेडिमेंटम। सेडिमेंटम है वो, ये भी लैटिन भाषा के शब्द से बना है। सेडिमेंट्री है वो, लैटिन भाषा के सेडिमेंटम से बना है। सेडिमेंटम, सेडिमेंटम जिसका अर्थ होता है नीचे बैठना, नीचे बैठना या जमना। ठीक है, यहां पर भी आपके मैं लिख देता हूं,
आग्नेय इग्निस से बना शब्द है लेटिन भाषा के, है ना, लेटिन भाषा के इग्नि से बना शब्द जिसका अर्थ होता है अग्नि। ये थोड़ा थोड़ा अर्थ आप याद रखना। फिर है सेडिमेंट्री रॉक, ये सेडिमेंटम से बना है जिसका अर्थ होता है नीचे बैठना या जमना। अब देखो अपक्षय अपरदन प्रक्रियाओं द्वारा बने सेल चूर्ण के परतों के रूप में जमाव से निर्मित सेल है। अब ये औषधि सेल है वो अनाच्छादन की प्रक्रियाओं से निर्मित सेल है। अनाच्छादन में मैंने आपको बताया था अपक्षय अपर्दन निक्षेपण, अपक्षय अपर्दन निक्षेपण, है ना, व्रत संचलन, ये सभी प्रकार की प्रोसेस मिलके किसका निर्माण करते हैं, औषधि सेल का। जो प्राथमिक सेल थी आग्नेय सेल, उसी के ऊपर अपक्षय अपर्दन से निर्मित सेल कौन सी है, औषधि सेल। अपक्षय और अपर्दन ध्यान रखना स्पेशली। फिर इस सेल की विशेषताएं, इस सेल की सबसे मुख्य विशेषता है कि इसमें परतें पाई जाती है, लेयर पाई जाती, परत दर परत इसका जमाव होता है। पहले अपक्षय हुआ वो मलबा जमेगा, फिर उसके ऊपर अपर्दन हुआ, फिर दूसरी बार अपक्षय हुआ वो मलबा जमेगा। इस तरह से परतदार रूप में ये पाई जाती है ना। तो परतें किस सेल में पाई जाती है, औषधि सेल में। पहली बात, बहुत इंपोर्टेंट विशेषता है, आप इसको नोट लगा देना। दूसरी बात है ये सेल भूपृष्ठ के 75% भाग पर विस्तृत है। ये जो औषधि सेल है भूपृष्ठ अर्थात जो पृथ्वी की सतह है उस सतह के 75% भाग पर है। और अगर बात करेंगे भूगर्भ में, भूगर्भ के निर्माण में इसका 5% योगदान है, पर सेल भूपृष्ठ के सतह पर कितना है, 75%, और भूगर्भ के निर्माण में कितना योगदान है, 5%। ठीक है। तीसरी विशेषता, ये सेलें रंध्र युक्त होती है, इसमें भी रंध्र पाए जाते हैं। इन सेलों में जीवावशेष मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात। परतदार है तो एक परत जमी हुई थी, उसके बाद हो सके पेड़ पौधे बड़े जीव जंतु थे और भूकंप आया, ज्वालामुखी आई और कोई अपक्षय की घटना घटित हुई या अपरदन हुआ तो सारा मलबा वहां पे जम गया तो उसके अंदर फॉसिल्स मिल गए, अर्थात जीवाश्म पाए जाते हैं। परतदार होने के कारण इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसमें जीवावशेष पाए जाते हैं, जीव जंतुओं के अवशेष। तीसरी, इसकी प्रकृति मुलायम होती है, और आग्नेय क्या थी, कठोर। अब औषधि क्या है, मुलायम है। फिर निर्माण पद्धति के आधार पर इसका वर्गीकरण, निर्माण पद्धति, यांत्रिक प्रक्रिया से बनने वाली औषधि सेल, कार्बनिक पद्धति से बनने वाली औषधि सेल और रासायनिक पद्धति से बनने वाली औषधि सेल। तो आप इनके केवल उदाहरण लिख लें। यांत्रिक से बनने वाली औषधि सेल है बालुकास्म, पिंडशिला, चूनापत्थर सेल और विमृदा। फिर कार्बनिक प्रक्रिया से बनने वाली कार्बनिक पद्धति के आधार पे है गिजराइट, खड़िया, चूनापत्थर और कोमला। इसको कट कर दें, चूनापत्थर और खड़िया, गिजराइट, खड़िया और चूनापत्थर। नेक्स्ट है रासायनिक प्रक्रिया से बनने वाली श्रृंग प्रस्तर, चूनापत्थर और पोटास। चूनापत्थर है वो रासायनिक से भी बनता है और कार्बन से भी बनता है, कार्बनिक प्रक्रिया में जीव जंतुओं से निर्मित है। ठीक है। तो अब ये हो गई इसकी निर्माण पद्धति के आधार पर इसके प्रकार। तो आप इसको विशेष रूप से याद रखना, एक तो इनमें परतें पाई जाती है, एक ये जीवाश्म पाए जाते हैं, ये प्रकृति इनकी मुलायम होती है, भूपृष्ठ के 75% भाग पर औषधि सेल फैली हुई है, और भूगर्भ के निर्माण में 5% इसका योगदान है, और इनकी निर्माण पद्धति के आधार पर इसके वर्गीकरण, आप इसके उदाहरण याद रखना। ठीक है। तीसरी आती है अपनी विद्यार्थियों कायांत्रित सेल। अब कायांत्रण में क्या होता है, देखो पहले थी आग्नेय, आग्नेय सेल पे अपक्षय और अपर्दन लगातार हुआ तो बन गई औषधि। अब होता यह है औषधि और आग्नेय दोनों के ऊपर ताप, दाब, जीव जंतु विभिन्न प्रकार के ताप, है ना, दाब से, आयतन से, तापमान में लगातार परिवर्तन होने से इन आग्नेय और औषधि दोनों सेलों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन होता है, कौन सी सेल बनती है, कायांत्रित सेल। ये कायांत्रित स्वरूप में परिवर्तित होती है ना, कायांत्रित है ये, कायांत्रित स्वरूप में परिवर्तन होती है। ताप के कारण, दाब के कारण, आयतन के कारण इसमें जो परिवर्तन होता है, किसमें, आग्नेय और औषधि में। तो सेल कौन सी बनती है, कायांत्रित सेल। ठीक है। मेटामॉर्फिक शब्द है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है, याद रखना। पहले वाले दोनों शब्द लैटिन भाषा के थे, ये ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है रूप में परिवर्तन, रूप में परिवर्तन, रूप में परिवर्तन। ठीक है। फिर कायांत्रण में समाकित सेलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है,
कैंथ्रित सेलों में जो भी सेल है उसमें वापस क्रिस्टलीकरण होता है। क्रिस्टलीकरण का अर्थ है रवे पाए जाते हैं, रवों के अंदर रवे। ठीक है, नेक्स्ट आग्नेय में देखा था अपन रवे पाए जाते हैं और इसमें क्रिस्टलीकरण के अंदर वापस क्रिस्टलीकरण होते हैं। अब किसी मौलिक सेल में देखो कैंथ्रित सेल की परिभाषा लिखी हुई है, किसी मौलिक सेल में विघटन व वियोजन के बिना उसके गुण और संरचना में मूलभूत परिवर्तन से बनी भिन्न प्रकार की सेलें कैंथ्रित सेलें कहलाती है। बहुत अच्छी परिभाषा लिखी हुई है, आप इसको समझे। थोड़ा सा मैं आपके लिए बोर्ड क्या कर लूं, बड़ा कर लूं। ठीक है, अब देखें, किसी मौलिक सेल में विघटन और वियोजन के बिना उसके विघटन है ना, विघटन और वियोजन के बिना, विघटन है भौतिक अपक्ष है और वियोजन है रासायनिक अपक्ष है, इन दोनों के बिना, न तो भौतिक अपक्ष है न रासायनिक अपक्ष के बिना उसके गुण और संरचना में मूलभूत परिवर्तन हो जाता है, तो उससे बनी भिन्न प्रकार की सेल को क्या बोलेंगे, कैंथ्रित सेल। पहली बात इसकी परिभाषा। फिर देखते हैं इसकी कैंथ्रित सेल की विशेषताएं। देखो ये गौण सेल है। कैसी सेल है, गौण सेल। सेकेंडरी रॉक्स होती है क्योंकि इनका निर्माण अन्य सेलों के कायंत्रण अथवा रूप परिवर्तन से होता है। अन्य कौन सी, आग्नेय और अवसादी के रूप परिवर्तन से होता है। फिर ये मौलिक सेलों की अपेक्षा अधिक संगठित व कठोर होती है। अब मौलिक सेल से भी अधिक कठोर होती है, अर्थात आप ध्यान दोगे सबसे ज्यादा अधिक कठोर कौन सी है, कायंत्रण है। ठीक है, उसके बाद कठोर कौन सी है, आग्नेय है। ठीक है, इनमें धात्विक खनिजों की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है, धात्विक खनिजों की। फिर दिया हुआ है ये सेलें आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है ना। इन सेलों में अरंध्र पूर्णता होती है, इसमें छिद्र नहीं पाए जाते हैं, है ना। फिर आप ध्यान देना, वापस विशेषता एक बार देखें। ये गौण सेलें होती है, मौलिक सेलों की अपेक्षा अधिक संगठित व कठोर होती है। फिर इनमें धात्विक खनिजों की प्रधानता होती है और ये सेलें आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है ना। एक बात यहाँ पे आप विशेष ध्यान देना, कार्बनिक खनिज मिलते हैं इस अवसादी सेलों में। आप यहाँ पे एक विशेषता लिख लेना, अवसादी सेलों में कार्बनिक खनिज मिलते हैं, कार्बनिक खनिज पाए जाते हैं, कार्बनिक खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, फॉसिल्स मिलते हैं और कार्बनिक खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, आग्नेय में तो भौतिक खनिज मिलते हैं और यहाँ पे कार्बनिक खनिज मिलते हैं। ठीक है, फिर वापस इधर देखना, कायंत्रण में धात्विक खनिजों की प्रधानता होती है, ये आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं और ये सेलें अरंध्रपूर्ण होती है, इनमें छिद्र नहीं होता है। अब कुछ विशेषताएं दे रखी है, उससे पहले आप देखें, दो परिभाषाएं दे रखी यहाँ पे आपके। एक दे रखा है पत्रण, फोलिएशन। देखो क्या होता है, पत्रण होता है कैंथ्रित सेलों में या खनिजों में कण सतहों या रेखाओं के रूप में। कैंथ्रित सेलों में खनिज कण सतह या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं, इसे पत्रण या फोलिएशन कहते हैं। कैंथ्रित सेलों में क्या होता है, खनिज या कण एक सीधी रेखा में, है ना, एक सीधी रेखाओं के रूप में या लेयर के रूप में जमता है, एक व्यवस्थित रूप से, व्यवस्थित क्रम में जमता है, सीधी रेखा में जमता है, एक परत के रूप में जमता है, उसे क्या बोला जाएगा, फोलिएशन, है ना, उसे क्या बोला जाएगा, फोलिएशन, याद रखना। फिर एक है बेंडिंग, एक और शब्द दे रखा आपके एनसीईआरटी में, बेंडिंग। हल्के एवं गहरे रंगों का खनिज कणों की सत, खनिज या कणों की सत, हल्के या गहरे रंग की खनिज कणों की सत। ठीक है, तो ये दो शब्दावली याद रखना, एक तो पत्रण, एक बेंडिंग, हल्के और गहरे रंगों की खनिज या कणों की सत। फिर है कैंथ्रित सेल के दो प्रकार, पहला पत्रित और अपत्रित सेल। पत्रित कौन से, ये फोलिएशन, सिस्ट, स्लेट, नीस सिस्ट और स्लेट, ये तीन इसमें आएगी, है ना। पत्रित में आपके यहां लिख लेता हूं, नीस, सिस्ट और स्लेट, ये तीन किस्म आएगी पत्रित, बाकी सभी चट्टानें किस्म आ जाएगी अपत्रित।
ठीक है। अब आप ध्यान देंगे यहाँ पे कैंथ्री सेलों के उदाहरण ले रखे हैं, रूपांतरण। ये है मौलिक सेल। अब आग्नेय सेलें कौन कौन सी है जिनका रूप परिवर्तन होता है? तो सबसे पहले ये ग्रेनाइट। ग्रेनाइट आग्नेय सेल है, इसका रूप परिवर्तन होकर कौन सी बनता है? नीस बनती है ना। बेसाल्ट भी आग्नेय सेल है, इसका रूप परिवर्तन होकर क्या बनती है? एम्फीबोलाइट। फिर तीसरी है गेब्रो। ये कौन सी है? गेब्रो है ना, गेब्रो है। गेब्रो, गेब्रो का रूप परिवर्तन होकर क्या बनता है? सर्पेंटाइन। तो ये तीन आग्नेय चट्टानें हैं जिनका रूप परिवर्तन होकर कौन सी बनती है? ये रूपांतरण या कायंत्रण। फिर औषधि सेलें कौन कौन सी है? औषधि में पहला है बालूपत्र। बालूपत्र का रूप परिवर्तन होकर क्वार्टलाइट। फिर चूना पत्थर। चूना पत्थर का रूप परिवर्तन होकर क्या बनता है? संगमरमर, जो घरों में लगाते हैं अपन, संगमरमर। ठीक है। उसके बाद सेल। सेल का रूप परिवर्तन होकर क्या बनती है? स्लेट। और ये कोयला, ये क्या है? कोयला। कोयला रूप परिवर्तन होके ग्रेनाइट बनेगा, और ग्रेनाइट का रूप परिवर्तन होता है तो हीरा बनता है। ठीक है। कोयले का रूप परिवर्तन होगा तो ग्रेनाइट, ग्रेनाइट का रूप परिवर्तन होके हीरा बनेगा। ये भी वापस रूपांतरित। अब वे सेलें कायंत्रित, कायंत्री सेलें जिनका पुनः कायंत्रण होता है। वे सेलें जिनका पुनः कायंत्रण होता है। पहली है स्लेट। स्लेट ऑलरेडी कायंत्री सेल ही है, फिर वापस उसका पुनः रूपांतरण होता है तो स्लेट से बनता है सिस्ट। स्लेट से क्या बनता है? सिस्ट। फिर सिस्ट, सिस्ट का रूपांतरण होता है तो क्या बनता है? फाइलाइट। स्लेट, सिस्ट, सिस्ट और फाइलाइट। ये उदाहरण है किसके? रूपांतरण सेलों का पुनः रूपांतरण। तो उदाहरण है सेलों के, आप ध्यान देना, ये उदाहरण इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर के अंदर। एक तो चट्टानों की विशेषताएं और उसके बाद चट्टानें, उदाहरण, ये आपके इंपोर्टेंट है। कायंत्रण तीन है, इनका रूपांतरण हुआ। औषधि, बालूपत्र, चूनापत्र, सेल और कोयला, इनका रूपांतरण हुआ। और रूपांतरण का पुनः रूपांतरण हुआ स्लेट का सिस्ट, सिस्ट का फाइलाइट। ठीक है। तो अब इसके अलावा मैंने कुछ ऐड किया है एक पेज के अंदर, आपको ध्यान देना है। निर्माण स्थल के आधार पर, निर्माण स्थल के आधार पर, निर्माण स्थल के आधार पर आग्नेय सेल का वर्गीकरण। ठीक है। तो निर्माण स्थल किस स्थान पे बन रही है आग्नेय सेल, उसके आधार पे वर्गीकरण किया है। दिख रहा होगा आपको ये पूरा, थोड़ा सा अब आपको दिख जाएगा। निर्माण स्थल के आधार पे तो देखिए, आंतरिक आग्नेय सेल जो भूगर्भ के अंदर भूपर्पट्टी में बनती है वो, और बाह्य आग्नेय सेल जिसमें लावा बाहर आके जमता है वो आग्नेय सेल। तो इनको वापस बांटा है। आंतरिक आग्नेय सेल है, आंतरिक भूगर्भ के अंदर जो सबसे अधिक गहराई पे जो आग्नेय सेल या मेग्मा जिसे कहे फैलकर आग्नेय चट्टान निर्माण होता है, उसे बोलते हैं पातालीय आग्नेय सेल। और उसका उदाहरण है ग्रेनाइट। उसका उदाहरण क्या है? ग्रेनाइट। ठीक है। फिर है अधिपातालीय, ये मध्यवर्ती सेल है, उसका उदाहरण है डायोराइट। ठीक है। तो पातालीय है, ये पातालीय सेल आपके बेथोलित संरचना का निर्माण करती है। कैसी संरचना? बेथोलित। ध्यान रखना, बेथोलित अपन ने पढ़ा था, ज्वालामुखी उद्गार से या ज्वालामुखी से निर्मित स्थल रूप में बेथोलित। बेथोलित सबसे अधिक गहराई पे गुंबद नुमा संरचना जो मेग्मा चैम्बर के अंदर बनता, मेग्मा चैम्बर ही गुंबद नुमा होता है, उसे बेथोलित कहा था। और वहां पे जो आग्नेय चट्टान बनती है वो कौन सी है? ग्रेनाइट है, और पातालीय आग्नेय सेल कहते हैं। आंतरिक भूगर्भ के अंदर बनती है। और एक उससे थोड़ी ऊपर आके मध्यम भाग में जो बनती है उसे बोलेंगे अधिपातालीय। तो अधिपातालीय में किसका उदाहरण है? डायोराइट का। तो ये अधिपातालीय जो मध्यवर्ती आग्नेय सेल है वो किन किन आकृतियों का निर्माण करती है? तो आपने पढ़ा लेपोलिथ, है ना, लेपोलिथ, फेकोलिथ, फेकोलिथ, सील, सीट, डाइक, लेकोलिथ, फेकोलिथ, लेपोलिथ, ये लेकोलिथ, लेकोलिथ, लेपोलिथ, फेकोलिथ, सील, सीट और डाइक। ये संरचना कौन बनाती है? अधिपातालीय आग्नेय चट्टान।
ये मध्यवर्ती चट्टान ये संरचनाएं बनाती है और इसमें मुख्य चट्टान कौन सी है? डायोराइट। और पातालीय चट्टान कौन सी है? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट कैसी संरचना बनाती है? बेथोलित। ठीक है। फिर बाहर अगर मेग्मा आ जाता है तो लावे के जमने से जो निर्मित है बाह्य धरातल पे जो आके जमती है उसे बाह्य आग्नेय शैल बोलते हैं। उसका उदाहरण है गेब्रो और बेसाल्ट। गेब्रो और बेसाल्ट। ठीक है। ये आग्नेय चट्टान की बात है। भूगर्भ के अंदर स्थल के आधार पे बनने वाली, स्थल के आधार पे वर्गीकरण किया अपन ने। एक तो भूगर्भ के अंदर बनती है आग्नेय शैल, एक धरातल पे आके बनती है आग्नेय शैल। तो भूगर्भ के अंदर बनती है उसके फिर दो रूप की, एक पातालीय आग्नेय शैल, एक अधिपातालीय आग्नेय शैल अर्थात मध्यवर्ती। ये पातालीय आग्नेय शैल ग्रेनाइट है, ये बेथोलित संरचना का निर्माण करती है। मध्यवर्ती आग्नेय शैल डायोराइट है, ये लेकोलित, फेकोलित, लेपोलित, सील, सीट और डाई का निर्माण करती है। बाहर आके जमने वाले आग्नेय शैल है गेब्रो और बेसाल्ट। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट है अवसादी शैल। अवसादी पर भी मैंने कुछ बातें अतिरिक्त नोट की है यहाँ पे। ठीक है, ये ले अवसादी के आधार पर ये देखें, अवसादी शैल निर्माण में प्रयुक्त अवसाद के अनुसार, अवसादी शैल निर्माण में जो प्रयुक्त अवसाद होता है उसके आधार पर कौन कौन सी है उसको देखते हैं। पहली है शैल चूर्ण से निर्मित, शैलों के चूर्ण से बनने वाली अवसादी शैल। उसमें आएगी बालू का पत्थर, कांग्लोमरेट, चीका मिट्टी और लोयस। ये शैलों के जो शैल है विभिन्न प्रकार के शैलों के चूर्ण से निर्मित है। उसमें आएगा बालू का पत्थर, कांग्लोमरेट, चीका मिट्टी और लोयस। ठीक है, लोयस का निर्माण पौने करती है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे अपन। फिर है जैविक तत्वों से निर्मित अवसादी शैल, जीव जंतु से निर्मित। पहली है चूना प्रदान, डोलोमाइट और कार्बन, जिसमें कोयला आएगा, कार्बन निर्मित कोयला। तीसरी है रासायनिक तत्वों से निर्मित अवसादी शैल और उसके उदाहरण है खड़िया मिट्टी, शैल खड़ी और नमक। ये तीन है रासायनिक तत्वों से निर्मित अवसादी शैल। केवल मैंने अतिरिक्त ऐड किया है, आपको अपने नोट्स में या बुक के अंदर कहीं पर भी इसको लिख लेना। पहले बताया था आग्नेय शैल संरचना के स्थल के आधार पे कौन कौन से भाग है, और अब अवसादी शैलों में निर्माण में प्रयुक्त अवसाद के आधार पे इसके तीन प्रकार के शैल चूर्ण से निर्मित, जैविक तत्वों से निर्मित और रासायनिक तत्वों से निर्मित। ठीक है, इनके ये उदाहरण है। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की अपनी क्लास। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आएगी। बहुत इजी है। शैल, शैल के प्रकार, शैल की विशेषताएं और उन विशेषताओं शैलों के उदाहरण, ये पढ़े आज की क्लास में अपन। ठीक है, तो अब आपका एक ही काम है, अच्छे से ये बुक में नोट करना या नोट्स में जहां भी है, बुक में अधिकांश बातें दे रखी है, जो नहीं है उसको आप नोट कर लें। और बहुत अच्छे तरीके से अपनी ये कोर्स चला रहे हैं। और मैं जहां तक सर्च मारा मैंने यूट्यूब पर, कहीं पर भी आपको फ्री में कोर्स अवेलेबल नहीं है तो वो इतना स्तर का नहीं है जिस स्तर पे अपन चल रहे हैं। ठीक है, हाँ, लैब असिस्टेंट के लिए ये एक बार पुनः बता दूं, ये जो अपन पढ़ रहे हैं वो इनफ है। आप आराम से विश्वास करके पढ़िएगा। जब एग्जाम होगा उसके बाद मैं बताऊंगा आपको एक एक स्लाइड से उठा के ये प्रश्न यहाँ पढ़ा। ठीक है, इतना विश्वास रखें, आप आराम से अच्छे से पढ़ें। ठीक है, तो आज इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक मस्त रहे, व्यस्त रहे। धन्यवाद।